मैं डॉक्टर हरीश शाही आज एक बार फिर आपके लिए लेके आया हूँ एक ऐसा टॉपिक जो वास्तव में ही बहुत माइंड ब्लोइंग है इकोनॉमिक्स के लिए। और टॉपिक का नाम है डिमांड इलास्टिसिटी। जी हाँ दोस्तों, डिमांड इलास्टिसिटी। तो डिमांड इलास्टिसिटी होता क्या है बच्चों? इलास्टिसिटी का मतलब होता है जैसे इलास्टिक, ठीक है, फ्लक्चुएशंस। जब प्राइस में बहुत सारी फ्लक्चुएशंस आती है तो उसकी वजह से डिमांड में भी फ्लक्चुएशंस आती है, हमारी डिमांड भी चेंज होती रहती है। अब किस प्राइस पर कितनी फ्लक्चुएशंस आएगी ये हमको इलास्टिसिटी बताती है। सो कैन आई से दैट कि जो डिमांड इलास्टिसिटी है वो प्राइस रेस्पॉन्सिवनेस को मेजर करती है, यानी कि प्राइस एक सर्टेन परसेंटेज से जब चेंज होगा तो क्वांटिटी उसी सर्टेन परसेंटेज से चेंज होगी या नहीं होगी, ये हमको डिमांड इलास्टिसिटी बताता है। सो डिमांड elasticity of demand measure the change of quantity demanded of product due to other factors. It is a responsiveness nature. अच्छा, अदर फैक्टर की वजह से भी हो सकता है और प्राइस की वजह से भी हो सकता है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। सो जो क्वांटिटी जो चेंज हुई है वो प्राइस में चेंज होने की वजह से कितना चेंज है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाई परसेंटेज चेंज इन प्राइस भी आता है। तो ये अदर फैक्टर्स भी हो सकता है और यहाँ पर प्राइस भी हो सकता है, पहले ही बता देता हूँ। इट इज अ रेस्पॉन्सिव नेचर ऑफ द चेंज इन डिमांड। इट ऑलवेज रिप्रेजेंट द क्वांटिटेटिव फॉर्म। हमने आपको याद है एक चीज बताई थी कि जो लॉ ऑफ डिमांड है वो क्वालिटेटिव नेचर का है और जो लॉ ऑफ इलास्टिसिटी है यानी जो डिमांड इलास्टिसिटी है वो क्वांटिटेटिव नेचर की है, क्योंकि यहाँ पर हम नंबर्स की बात करेंगे, ठीक है। It is calculated by dividing the percentage change in quantity divided by the percentage change in price। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि percentage change in quantity divided by percentage change in price, और ब्रैकेट में हमने जान के फैक्टर्स भी लिखा, तो फैक्टर्स की वजह से भी अगर चेंजेस हो रहा है तो वो भी आपका इलास्टिसिटी के अंदर आ जाता है फॉर्मूला। एक और फॉर्मूला होता है गाइज, मैं यहीं पर ही आपको अपडेट कर देता हूँ, क्योंकि कल को आप कहो कि साहब बताया नहीं, तो हमारा काम है आपको यहीं पर बताना। फॉर्मूला होता है ई, यहाँ पर लिख देते हैं ई डी यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, या फिर इसको हम ई पी भी कहते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस। दोनों एक ही बात होती है, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू, ठीक है। डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपको यहाँ पर एक चीज़ समझना पड़ेगा कि डेल्टा का मतलब होता है चेंज, यानी कि चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस इंटू प्राइस अपॉन क्वांटिटी, यानी कि ये ओल्ड प्राइस है और ये ओल्ड क्वांटिटी है। तो ये आपको समझना पड़ेगा, ये भी इसका फॉर्मूला है। चाहे आप इससे कैलकुलेट कर लो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस से, या फिर आप इस फॉर्मूले से कर लो, आपका आंसर सेम आएगा। अभी अपन आगे करके भी इसमें दिखा देंगे कि भाई कैसा रहता है। फिर हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी की इलास्टिसिटी कितने टाइप की होती है। तो भाई सबसे पहले होता है प्राइस इलास्टिसिटी। प्राइस इलास्टिसिटी का मतलब होता है कि जब प्राइस में चेंज आ जाता है तो उसकी वजह से क्वांटिटी में कितना चेंज आता है। तो फॉर्मूला होता है हमारे यहाँ पर ई पी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू, राइट। या फिर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक। क्योंकि हम प्राइस की बात कर रहे हैं और इलास्टिसिटी का मतलब सबकॉन्शियस माइंड में याद रख लेना, इलास्टिसिटी का मतलब ही होता है क्वांटिटी। हम लोग क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। सेकंड होता है इनकम इलास्टिसिटी। इनकम इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है वो चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। इनकम इलास्टिसिटी का मतलब है ई वाई, इलास्टिसिटी ऑफ इनकम। हम इकोनॉमिक्स में इनकम को वाई से डिनोट कर सकते हैं, आई भी लिखना हो तो ई लिख सकते हो, ठीक है। डेल्टा
क्यू अपॉन डेल्टा आई इंटू आई अपॉन क्यू। बस प्राइस की जगह क्या आ गया हमने, आई। ठीक है, हमने प्राइस की जगह आई को लिया है। क्वांटिटी में तो उतना ही चेंजेस देखेंगे, क्वांटिटी में मतलब कोई एज सच चेंजेस नहीं आएगा, बिकॉज क्वांटिटी का चेंजेस तो देख ही ना है हमको। यहाँ प्राइस की वजह से देखना है, यहाँ पर हमको इनकम की वजह से देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम। ठीक है, यहाँ पर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस था, और यहाँ पर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम। ठीक है, तो ये आपका रहेगा। थर्ड नंबर पर रहेगा क्रॉस इलास्टिसिटी। क्रॉस इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है, वो चीज़ आपको यहाँ पर समझनी पड़ेगी। क्रॉस इलास्टिसिटी का मतलब होता है कि जब किसी एक के प्राइस को चेंज होने से किसी दूसरी कमोडिटी की क्वांटिटी पर चेंज आए, लाइक टी एंड कॉफ़ी की अगर अपन बात कर रहे हैं तो उसको हमको समझना पड़ेगा। लेकिन टी के अगर प्राइस में चेंज आएगा तो यहाँ हम लिखेंगे डेल्टा क्यू। यहाँ पर थोड़ा सा फॉर्मूला हमारे लिए चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा वो चीज़ आप समझिए। एक तो यहाँ पर होता है ई सी, इसको हम डिनोट करते हैं क्योंकि फाउंडेशन वगैरह में ना ऐसे न्यूमेरिकल्स छोटे छोटे पूछ लेते हैं एमसीक्यू बेस पर कि भैया ई सी क्या डिनोट करता है, तो इलास्टिसिटी ऑफ क्रॉस डिमांड। ई आई क्या डिनोट करता है, इलास्टिसिटी ऑफ इनकम। ई पी क्या डिनोट करता है, इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस। ई डी क्या डिमांड करता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इलास्टिसिटी प्राइस और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड सेम ही होता है भाई, है ना। क्रॉस की हम बात कर रहे हैं। क्रॉस इलास्टिसिटी में हमको हम ये वाला पेन यूज़ कर लेते हैं, इससे क्या है कि हाथ हट भी जाता है भाई, वरना फिर वो हटता नहीं है। ठीक है, क्रॉस इलास्टिसिटी ई सी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। ये तो लिखना ही है। अभी क्यू किसकी, यानी क्वांटिटी ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई इंटू पी वाई, यानी प्राइस ऑफ वाई अपॉन क्यू एक्स। ये आपका क्रॉस इलास्टिसिटी में काम आएगा। या फिर इसका एक और फॉर्मूला है, हम यहां पर लिख देते हैं परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ऑफ एक्स अपॉन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ऑफ वाई। ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है। ठीक है, फिर हम करते हैं एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी। एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी का मतलब ये होता है कि जब एडवर्टीजमेंट की वजह से क्वांटिटी में चेंजेस आते हैं। जैसे मान लो एक हाजमोला का एक ऐड है, हाजमोला का ऐड कौन करता है, अमिताभ बच्चन करता है। ठीक है, घड़ी का ऐड कौन करता है, अमिताभ बच्चन करता है। ऐसे ना डिफरेंट जैसे ड्यू का ऐड है, ऋतिक रोशन कर रहा है, सलमान खान कर रहा है, या फिर मान लो शाहरुख खान कर रहा है थम्स अप का। अब चीज़ तो 10 रुपये की, ये एंडोजमेंट के लिए लेते हैं 1-1 करोड़ रुपए। तो एडवर्टीजमेंट की वजह से भी है ना क्या आ जाता है, चेंजेस आ जाता है। किसमें, क्वांटिटी में चेंज आ जाता है। अगर मान लो किसी का ऐड, मान लो ऐश्वर्या राय कर रही है, ऐश्वर्या तो चलो बहुत अब आजकल बूढ़ी होगी, रिसेंटली देख लेते हैं। अगर मान लो तमन्ना भाटिया है जो बाहुबली की हीरोइन, वो कोई ऐड कर रही है कि हाय मेरी स्किन ऐसे गोरी है, काली है, जो भी है, वो मान लो कोई हल्दी वाला ऐड कर रही है, आलिया कर रही है, तो वो ऐड कर रहे हैं, लोग उससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं और ऐड करते एकदम से प्राइस शूट हो रहा है, तो उसका भी इम्पैक्ट यहीं पर ही आएगा। फॉर्मूला वही लगेगा, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। अब यहाँ पर पी, यहाँ पर जो है कॉस्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट या फिर प्राइस ऑफ एडवर्टीजमेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये भी कई बार फाउंडेशन पूछा, तो बहुत न्यू है ये, जनरली हर कोई नहीं बताता आपको। फिर हम आते हैं बात डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी कि डिमांड इलास्टिसिटी की डिग्री कितनी है। तो बेसिकली 5 डिग्री होती है भाई। 5 डिग्री कैसे कैसे होती है समझना। पहली डिग्री है परफेक्टली इलास्टिक। अब जब भी हम डिग्री की बात करेंगे तो इलास्टिसिटी का मतलब ही क्वांटिटी होगा, ये आपके माइंड में आपको सेट करना है। इलास्टिसिटी मतलब क्वांटिटी। तो परफेक्टली इलास्टिक E इज इक्वल टू इन्फिनिटी। सेकंड हाईली इलास्टिक E ग्रेटर देन 1, यूनिटरी इलास्टिक E इक्वल टू 1, लेस इलास्टिक E लेस देन 1 और परफेक्टली इलास्टिक E इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर ही हम लोग है ना एक एक फॉर्मूला, यहाँ एक एक ग्राफ हम यहाँ पर समझेंगे। हालांकि आगे फिर हम आपसे देखेंगे कि हाँ ऐसा हुआ है कि नहीं। तो पहली वाली को कर रहे हैं इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक E मतलब जो E की वैल्यू है ना यहाँ पर क्वांटिटी से समझ लेना। E इन्फिनिटी मतलब क्वांटिटी इन्फिनिटी। देखो जरा, ये प्राइस और ये क्वांटिटी, तो मतलब
प्राइस किसी भी चीज़ का अगर कांस्टेंट हो यानी ऑलमोस्ट सेम हो तो वहाँ पर क्वांटिटी आपकी चेंज हो रही है बार बार, इसीलिए हम E इज इक्वल टू इन्फिनिटी यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो परफेक्टली इलास्टिक का मतलब E इज इक्वल टू इन्फिनिटी, और E इन्फिनिटी का मतलब है कि व्हेन प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट एंड क्वांटिटी कीप्स चेंजेस सो इट इज नोन एज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। अब ऐसे केस में ये जो डिमांड कर्व है, इस पूरे कर्व को हम डिमांड कर्व करें और ये किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, या फिर एक ये क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, हम ये भी कह सकते हैं। ठीक, सेकंड देखते हैं हाईली इलास्टिक। हाईली इलास्टिक को क्या कहते हैं, हाईली इलास्टिक का भैया सिंपल सा फंडा है, ये लो, ये प्राइस और ये क्वांटिटी, ई ग्रेटर देन वन है ना, मतलब क्वांटिटी में ज़्यादा चेंज। तो देखो जरा, हम ग्राफ से ही सारी वो है डेफिनेशन बना देंगे। प्राइस 5% लिख देते हैं और ये 10% लिखते हैं, तो हम यहाँ से एक बना सकते हैं डेफिनेशन खुद। व्हेन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस is less than the percentage change in quantity, या फिर when the percentage change in quantity is higher than the percentage change in price, it is known as highly elastic demand। ठीक है, थर्ड नंबर पर हम लोग आ रहे हैं यूनिटरी इलास्टिक, E इक्वल टू 1, यानी कि जितना प्राइस में चेंज उतना ही क्वांटिटी में चेंज। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे ये प्राइस और ये क्वांटिटी, 10% का प्राइस और 10% की क्वांटिटी। When the percentage change in price is equal to percentage change in quantity, it is known as unitary elastic demand। तो ये वाला पार्ट भी आपका हो चुका है। फोर्थ, लेस इलास्टिक। अब आप खुद भी बना सकते हैं, लेस इलास्टिक मतलब क्वांटिटी में कम चेंज आएगा, यानी कि ये प्राइस, ये क्वांटिटी, और प्राइस में अब ज़्यादा चेंज आएगा और क्वांटिटी में कम, यानी कि प्राइस में आएगा मान लो 20% का और यहाँ पर आएगा 5% का, और ये इस तरह से चलेगा। ठीक है, तो लेस इलास्टिक का मतलब व्हेन द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी इज लेस देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, नेक्स्ट परफेक्टली इन इलास्टिक। अब परफेक्टली इन इलास्टिक को हम ये भी तो कह सकते हैं जीरो इलास्टिक। परफेक्टली इन इलास्टिक मतलब जीरो इलास्टिक। तो इसको अपन कैसे करते हैं वो चीज़ समझनी पड़ेगी कि जब ये प्राइस है और ये क्वांटिटी है, ये प्राइस और ये क्वांटिटी, ये यहाँ पर आप देखिए ये प्राइस है और ये क्वांटिटी है। जब प्राइस यहाँ पर कंटिन्यू चेंज होता रहे और क्वांटिटी हमारी कांस्टेंट हो जाए, प्राइस हमारा कंटिन्यू चेंज होता रहे और क्वांटिटी कांस्टेंट हो जाए, तो यहाँ पर क्वांटिटी में कोई चेंज आया नहीं, तो E इज इक्वल टू 0। सो मोर और लेस आप यही डेफिनेशन से ही बना सकते हैं। परफेक्टली इलास्टिक, डिमांड में बहुत सारा चेंज कर दो। हाईली इलास्टिक, डिमांड में ज़्यादा चेंज करो और प्राइस में कम चेंज करो। यूनिटरी इलास्टिक, जितना प्राइस में करोगे उतना ही क्वांटिटी में करोगे। लेस इलास्टिक, जितना प्राइस में करोगे क्वांटिटी में कम चेंज करोगे। और E इक्वल टू 0 मतलब प्राइस में कुछ भी कर ले, क्वांटिटी में कोई चेंजेस नहीं होने वाला मेरे भाई। जैसे नमक, आप नमक 20 रुपये किलो अगर मिलता है, नमक अगर 5 रुपये किलो हो जाए तो आप ज़्यादा नहीं खरीदोगे। नमक अगर 50 रुपये किलो हो जाए तब भी आप ऐसा नहीं कि कम खरीदोगे, तो अपनी क्वांटिटी में उतना ही चेंज होता है। तो ये वाला अपन को समझना पड़ेगा। ठीक है, आई होप ये वाला डिग्री क्लियर है। अब आप देखो बड़ी मज़ेदार चीज़ कि आपको हमने यही चीज़ हमने यहाँ पर दिखा भी रखी है। देखो परफेक्टली इलास्टिक, देखो हम आपके लिए रीड करते हैं। When price remains constant and quantity changes regularly, it is known as perfectly elastic demand. It is horizontal line and also known as demand curve is parallel to x axis, हम आपको बता चुके हैं। The demand elasticity is infinity, it is known as infinity demand curve। बोलो क्लियर है कि नहीं? आई होप क्लियर है। अगर क्लियर है तो लाइक, कमेंट और चैनल को शेयर करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि गाइज ये वाले जो टॉपिक्स हैं वो आपको 11 CBSE में काम आते हैं, 12th RBSE में काम आते हैं, CA फाउंडेशन में काम आते हैं, CMA में काम आते हैं। इसके अलावा दुनिया का कोई सा भी एग्जाम हो, लाइक SSC में ये काम आ जाता है, आपको क्लैट में काम आ जाता है, RAS में कर रहे हैं, तो जहाँ पर भी आप कर रहे हैं काम आएगा ये टॉपिक्स। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग हाईली इलास्टिक पर। तो व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी इज मोर देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस, देन इट इज नोन एज हाईली इलास्टिक। जब आपका परसेंटेज चेंज इन प्राइस की कंपेयर में परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ज़्यादा हो जाता है तो हमारा हाईली इलास्टिक है। इफ द परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज लेस देन, देखो हमने आपको दोनों तरह से लिखा है। अगर क्वांटिटी की बात करोगे परसेंटेज में तो ज़्यादा होना चाहिए, प्राइस कम,
और अगर प्राइस की बात करोगे तो प्राइस कम क्वांटिटी ज़्यादा, कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये इसका ग्राफ भी देखो बना रखा है कि ये अपना मान लो 10% का चेंज है और ये हमने 15% का चेंज है, तो हम दोनों पार्ट में हमारा काम हो रहा है, ठीक है। थर्ड वाले पे हम बात कर रहे हैं यूनिटरी इलास्टिक। यूनिटरी इलास्टिक का मतलब होता है कि जब प्राइस में जितना चेंज हो उतना ही चेंजेस क्वांटिटी में हो। देखो हाँ या ना, प्राइस 10%, क्वांटिटी भी 10%, यूनिटरी इलास्टिक, दोनों इक्वल है। एक चीज यहां पर ध्यान रखना कि जब ये यूनिटरी इलास्टिक, ये न्यूमेरिकल एमसीक्यू में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, इसकी प्रॉपर्टी है यूनिटरी इलास्टिक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्यों हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहते हैं कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का मतलब होता है कि जो डिमांड कर्व के अंदर दो रेक्टेंगल बनते हैं और उन दोनों का एरिया हमेशा इक्वल है। कौन कौन से देखो रेक्टेंगल है कि एक ये रहा और एक ये रहा, इन दोनों के एरियाज हमेशा इक्वल आएंगे अगर आपका यूनिटरी इलास्टिक है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास लेस इलास्टिक। लेस इलास्टिक में देखो परसेंटेज में प्राइस में आपने 20% चेंज दिखा रखा है और यहाँ पर आपने कम दिखा रहा है, यानी 5%, 2%, 3% जितना भी ले सकते हैं, तो ये लेस इलास्टिक डिमांड है। आई होप आपके ये सारे के सारे ग्राफ पूरे हो चुके हैं, ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं। परफेक्टली इनइलास्टिक, ये वाला देख लो, प्राइस चेंजेस है और क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं है, तो इज इक्वल टू 0। इसको अपन परफेक्टली इनइलास्टिक या जीरो इलास्टिक भी कहते हैं, ठीक है। तो गाइस आपका इलास्टिसिटी क्लियर हो गया, आपका क्या नाम से हमने टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी बता दिया। अभी हम उसके न्यूमेरिकल भी करेंगे, ठीक है। इस चैप्टर से न्यूमेरिकल भी आ जाता है कई बार, और इसकी हमने डिग्रीज भी कर ली, तो डिग्रीज से क्वेश्चन आ जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम फाउंडेशन में, और लाइक अगर आप बोर्ड एग्जाम में हैं तो उसमें 3 to 4 मार्क्स का ऐसा आ जाता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं मेथड्स की। तो मेथड्स कौन से, अब इस मेथड्स आएंगे ना, इसी में अपन न्यूमेरिकल भी कर लेंगे। तो मेथड्स है हमारे पास सबसे पहले टोटल 4 मेथड्स है। पहला परसेंटेज मेथड, दूसरा टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, थर्ड हमारे पास पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड है, और फोर्थ हमारे पास आर्क इलास्टिसिटी मेथड है। तो 4 मेथड है और चारों के चारों अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये फर्स्ट वाला बहुत वो काम का है, बाकी सारे ग्राफिकल पॉइंट से काम के हैं, ठीक है। ये आपको समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इस मेथड की बात करते हैं, परसेंटेज मेथड। दिस मेथड गिवन बाय प्रोफेसर मार्शल एंड फ्लक्स। तो मार्शल ने दिया था, फ्लक्स ने इसको फर्दर जो है आगे लेके गए थे। इट इज ऑल्सो नॉन एज फ्लक्स मेथड, तो इसको फ्लक्स का मेथड भी कहा जाता है। इट इज मोस्ट कॉमन मेथड टू मेजर द प्राइस रेस्पॉन्सिवनेस। तो अगर प्राइस की रेस्पॉन्सिवनेस चेक करनी है पूरे ब्रह्मांड में, सिर्फ और सिर्फ यही मेथड है जो प्राइस की एग्जैक्ट कैलकुलेशन करके देगा। इसके अलावा कोई मेथड ही नहीं है जो आपको प्राइस की कैलकुलेशन करके देगा। अब हम देख लेते हैं इसके फॉर्मूला। तो फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, या फिर ईडी ऑब्लिक ईपी, दोनों एक ही है। डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। तो एक बार अपन देख लेते हैं इसके न्यूमेरिकल्स, हम लोग एक बार ना सॉल्व कर लेते हैं कुछ एक, ठीक है। हम लोग यहीं पर ही न्यूमेरिकल एक बार इसके साइड में लिख भी देते हैं ताकि आपको हेल्प भी मिल जाए। अगर सपोज करिए कि किसी भी कमोडिटी का प्राइस 10 है, सो द क्वांटिटी इज मान लेते हैं 20, एंड इफ द प्राइस इज 20 देन क्वांटिटी इज 10, ऐसा कुछ। तो क्वेश्चन ही आ जाता है, मान लो कैलकुलेट ईडी, ठीक है। हमको इसमें ईडी बताना है, ठीक। अब ईडी को कैलकुलेट करते हैं। हमको क्या करना है गाइस, हमेशा एक टेबल बनानी है। टेबल होनी चाहिए पी और क्यू की, यानी ओल्ड प्राइस 10, क्वांटिटी 20, न्यू प्राइस 20, न्यू क्वांटिटी 10, ठीक है। इस फॉर्मूले में हम वैल्यू रख देते हैं डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। डेल्टा मतलब चेंज, 20 से 10 क्या हुआ, डिक्रीज, तो -10, ये -10 हो गया, ठीक है। डेल्टा पी 10 और 20 में प्राइस में कितना चेंज आया, 10 का, इंटू पी, पी बोले तो ओल्ड प्राइस, ओल्ड प्राइस कितना है 10, अपॉन क्यू, क्यू बोले तो ओल्ड क्वांटिटी बोले तो 20 ओल्ड क्वांटिटी।
देखिए ये गया ये गया ये गया ये गया, यानी कि 1/2 दैट इज माइनस का 0.5। सो नेगेटिव यहाँ पर इसलिए कि प्राइस और क्वांटिटी में नेगेटिव रिलेशन रहता है, तो डिमांड में अक्सर हमने पढ़ा भी था नेगेटिव रिलेशन होता है, ओनली एक्सेप्शनल केसेस में पॉजिटिव होती है, अदरवाइज डिमांड नेगेटिव होती है। तो नेगेटिव जो है यहाँ पर उसकी प्रॉपर्टी है जो कि उसका नेचर है, अदरवाइज इसका रिलेशन जो है 0.5 का है। मैं आपको एक और न्यूमेरिकल एक बार कर लेते हैं, है ना, किसी अदर कलर के साथ भी कर लेते हैं। अगर किसी चीज़ का प्राइस, अब अपन यहाँ पर सीधा टेबल के थ्रू ही करते हैं, ठीक है। आई होप ये आपको दिख रहा होगा, अगर नहीं भी दिखता तो कलर हम लोग फिर से एक बार ये थोड़ा लाइट कलर ले लेते हैं। ये प्राइस है और ये क्वांटिटी है। प्राइस अगर 10 ले लेते हैं, क्वांटिटी 50 ले लेते हैं, प्राइस अगर मान लो 20 ले लेते हैं तो क्वांटिटी को भी 20 ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ से अब अपना चेंजेस आ जाएगा। तो सबसे पहले इसी फॉर्मूले में रखते हैं डेल्टा क्यू। डेल्टा क्यू कितना आया, 50 से 20 माइनस का 30 अपॉन डेल्टा पी। डेल्टा पी 10 से 20 में कितना चेंजेस आया, 10 का आया, इनटू क्वांटिटी। क्वांटिटी कितना चेंज आई, क्वांटिटी और प्राइस कितना, इनटू पी ओल्ड प्राइस कितना है 10 का ही है, ओल्ड अपॉन क्यू ओल्ड क्वांटिटी 50 की। तो ये गया 3 से ये गया, तो ये आएगा माइनस का 0.6। ये इसकी इलास्टिसिटी। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। कई बार क्वेश्चन ऐसा नहीं होता, कई बार क्वेश्चन कहता है व्हेन द परसेंटेज चेंज इन व्हेन द प्राइस इंक्रीज बाय 10%, ऐसा आता है। इफ प्राइस इंक्रीज बाय 10% एंड क्वांटिटी डिक्रीज बाय 20%, कैलकुलेट ईडी। ऐसे केस में तो यहाँ पर भैया सिंपल सा है, यहाँ पर अपन ये फॉर्मूला लगा देंगे। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी कितना है, ये देखो यहाँ पर 20% का। परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना है यहाँ पर 10% का, तो कितना हुआ -2। आई होप ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है। कई बार क्वेश्चन का फॉर्म इसमें चेंज हो जाता है, कैसे कैसे होता है वो चीज समझना। प्राइस, इफ प्राइस इंक्रीज बाय 10% एंड क्वांटिटी डिक्रीज फ्रॉम 50 to 40 यूनिट्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये ट्रैप्स होते हैं। ऐसे एमसीक्यूज कई बार आ जाते हैं, ऐसे ट्रैप्स होते हैं। ट्रैप्स में कैसे करना होता है हमको वो चीज़ समझना पड़ेगा कि भैया देखो, अगर प्राइस यहाँ पर 10% से इंक्रीज हुआ तो हमको है ना यहाँ पर भाई एक टेबल बनानी पड़ेगी। टेबल कैसे बन जाएगी, ऐसी वही कि ये प्राइस की और ये क्वांटिटी की। तो प्राइस इंक्रीज बाय 10%, ओल्ड प्राइस को अगर 100 ले लें तो न्यू प्राइस 110 हो गया। सही बात है जी, ठीक है। और क्वांटिटी डिक्रीज 50 यूनिट्स टू 40 यूनिट्स, क्वांटिटी 50 से 40 यूनिट्स हो गई। अब देखो फॉर्मूला हमारे पास अब ये वाला इजीली लग जाएगा। डेल्टा क्यू बोले तो -10, डेल्टा पी बोले तो प्लस का 10 इनटू ओल्ड क्वांटिटी, ओल्ड प्राइस बोले तो 100, न्यू प्राइस बोले तो 50। ये गया 2 गया माइनस का 2। सबसे मतलब टाइंगी क्वेश्चन कह सकते हैं, ट्रैप करने वाले क्वेश्चंस कह सकते हैं, थोड़ा टिपिकल क्वेश्चंस कह सकते हैं, ये वाला इसमें हो जाता है, ठीक है। तो आई होप ये वाला अपना हो चुका है। फिर आते हैं हम लोग टोटल एक्सपेंडिचर मेथड पर। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड जो कि प्रोफेसर मार्शल ने दिया था। प्रोफेसर मार्शल ने ये कहा था कि जब एग्जैक्ट मेजरमेंट आपसे नहीं हो रहा किसी भी चीज़ का, तो आप क्या है उसको डिग्रीज में डाल दो। डिग्रीज में किस तरह से डालो कि हम लोग जो स्लाइटली जो चेंज है, एग्जैक्ट मेजर तो नहीं करेंगे, लेकिन हाँ अपन लोग कुछ कुछ मेजर आपको बता देंगे। कैसे बताएंगे वो चीज़ देखो। उन्होंने कहा कि आप है ना 3 डिग्री बना दो, यानी पूरे कैलकुलेशन को आप 3 पार्ट में बांट दो। कौन कौन से हैं ये 3 पार्ट, वो चीज़ समझनी पड़ेगी भाई। ये 3 पार्ट बहुत सिंपल से हैं, E greater than 1, E less than 1 और E equal to 1। सिंपल।
उन्होंने सारी चीज को ही समाधान कर दिया कि लो जी। अब ये देखो यहां पर E ग्रेटर देन 1, E लेस देन 1 और E इक्वल टू 1। यानी कि इन्होंने कहा कि सर आप प्राइस को और टोटल एक्सपेंडिचर के बीच में रिलेशनशिप को क्रिएट कर दो, प्राइस को और टोटल एक्सपेंडिचर के रिलेशनशिप को। अब प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर के बीच में रिलेशनशिप कैसे क्रिएट होगा, पहले तो ये समझो कि हमको तो क्वेश्चन में प्राइस गिवन होता है और हमको क्वेश्चन में क्वांटिटी गिवन होती है। भाई ये तो एक नया ही बंदा आ गया। नया बंदा कौन? टोटल एक्सपेंडिचर। ये तो हमने आज तक पढ़ा ही नहीं। तो कुछ नहीं है, टोटल एक्सपेंडिचर का सिंपल सा फंड है प्राइस इनटू क्वांटिटी। आप प्राइस को क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका काम आसान। प्राइस को और क्वांटिटी को अगर हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो पहली चीज तो हमारी क्लियर हो गई, क्या कि हमको टोटल एक्सपेंडिचर मिल गया। अब दूसरा खेल कि आप इन दोनों के तीनों के बीच में एक रिलेशनशिप बना दो, यानी कि प्राइस के बीच में और टोटल एक्सपेंडिचर के बीच में, तो रिजल्ट हमको आ जाएगा। ये हम रिजल्ट वाला कॉलम बना देते हैं, ठीक है। क्या कि प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर के बीच में अगर नेगेटिव है, यानी कि प्राइस बढ़ रहा है, ध्यान से समझना, प्राइस अगर बढ़ जाए और टोटल एक्सपेंडिचर गिर जाए, या फिर प्राइस गिर जाए और टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ जाए, नेगेटिव मतलब उल्टा तराजू की तरह, इस तरह से किसी भी केस में हम फर्स्ट वाला रिलेशन को पढ़िए तो हम E ग्रेटर देन 1 लिखेंगे, ठीक है जी। ये तो पहली कंडीशन हमारी क्लियर होगी। सेकंड कंडीशन कि अगर प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर पॉजिटिव, यानी कि प्राइस बढ़े टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ जाए, प्राइस घटे तो टोटल एक्सपेंडिचर भी घट जाए, यानी कि दोनों अपने आप में सही चल रहे हैं, तो वहां पर हम E लेस देन 1 लिख देंगे, ठीक है। तो ये सेकंड कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है। थर्ड कंडीशन की अगर हम बात करेंगे, थर्ड कंडीशन हम लोग यहाँ पर ये देखते हैं प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर में कि प्राइस कीप चेंजेस, यानी कि प्राइस अप और डाउन हो रहा है, ठीक है, और टोटल एक्सपेंडिचर नो चेंज, जिसको हम कह सकते हैं ठेंगा दिखा दिया, चेंज नहीं हो रहा, तो यहाँ पर हम E इक्वल टू 1। बहुत आसान सी है। और वन ऑफ द टिपिकल एंड ट्रिकी क्वेश्चंस भी आते हैं इसमें से कि आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस दे देगा जान के, ठीक है, प्राइस दे देगा, क्वांटिटी दे देगा। तो अभी तक जो हमने डेल्टा क्यू अपन डेल्टा पी इंटू पी अपन क्यू करा तो वो करने की नीड ही नहीं है। वो कहेगा कि भैया इलास्टिसिटी बताओ, लेकिन किसके अकॉर्डिंग बताओ? इलास्टिसिटी बताओ आप मार्शल के टोटल एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू। तो ऐसे में हमको कंफ्यूज नहीं होना, बहुत आसान सा है, ठीक है। हम किसी भी इसी क्वेश्चन को ले लेते, देखो इफ प्राइस इज 10 क्वांटिटी इज 20 एंड प्राइस इज 15 देन क्वांटिटी इज 18, ये एक क्वेश्चन है, ठीक है। अब अपन इसको सिंपल सा करते हैं, अपन इसमें एक ऐड ऑन कर लेते हैं। किसका ऐड ऑन कर लेते हैं? हम लोग यहाँ पर ऐड ऑन करते हैं सर टोटल एक्सपेंडिचर का, ठीक है। हम इसका टोटल एक्सपेंडिचर का ऐड ऑन करते हैं। टोटल एक्सपेंडिचर देखो कितने से है, टोटल एक्सपेंडिचर 10 इंटू 20 कितना हुआ? 200, ठीक है। 15 इंटू 80 कितना हुआ? ये एक बार कैलकुलेट करना पड़ेगा अपन को। 15 10 जा 150, 300 माइनस 30 270, ठीक है 270। अब यहां पर देखो प्राइस क्या हो रहा है, 10 से 15 इंक्रीज, टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है पहले से? इंक्रीज, दोनों इंक्रीज हो गए। कौन सा रिलेशनशिप हो गया? व्हेन बोथ हैव पॉजिटिव रिलेशनशिप। तो देखो ये पॉजिटिव रिलेशनशिप हो गया, बोलो हाँ या ना। तो हम यहां पर लिखेंगे सर E लेस देन 1। अगर ये टोटल एक्सपेंडिचर से क्वेश्चन करना है तो ऐसे होगा। वहीं पर अगर मान लो हमको ये टोटल एक्सपेंडिचर नहीं, हमको परसेंटेज मेथड से करना है, तो परसेंटेज मेथड से देखो ऑलरेडी इन्होंने करा हुआ है। परसेंटेज मेथड से कैसे करें? डेल्टा क्यू 20 से 18 में कितना चेंज आया? -2 का, अपॉन डेल्टा पी 10 से 15 में कितना चेंज आया? 5 का आया, इनटू पी बोले तो ओल्ड प्राइस और क्यू बोले तो ओल्ड क्वांटिटी। तो यहाँ पर ये आपका काम हो चुका है, ठीक है। अब आपको क्या करना है यहाँ पर, अगर ध्यान रखना है परसेंटेज मेथड से पूछेगा तो ऐसे होगा, और अगर मान लो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड से पूछेगा तो इसकी कोई जरूरत ही नहीं है मेरे भाई। हमको सिर्फ टोटल एक्सपेंडिचर देखना और इनका रिलेशनशिप को कैलकुलेट करना है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं करना है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, यहां पर भी देख लेते हैं।
यहां पर देखो प्राइस इज 10, क्वांटिटी इज 10, oh very good, and price is 15, क्वांटिटी इज 5। तो ये वाला क्वेश्चन आ गया। अब आपको अगर मान लो ये परसेंटेज मेथड से कैलकुलेट कर रहा है तो डेल्टा क्यू -5 अपॉन पी 5 इंटू ओल्ड प्राइस 10, ठीक है, ये वाला अपॉन ओल्ड क्वांटिटी ये वाली 10, ठीक है। तो हमने ये आपस में काट दिया, सब आपस में लड़ मर के बराबर हो गए, बाहुबली की सेना बन गई। ये एक नहीं आएगा भैया, -1 आएगा। क्यों? क्योंकि ये हमारा टाइपिंग एरर हो सकता है, ये -1 आ जाएगा। तो आंसर इज -1। अब ये -1 जब आएगा यहाँ पर तो आपको एक तो पंगा ये है, दूसरा अब अपन को टोटल एक्सपेंडिचर मेथड से अगर बताना है, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड से इसको समस्या को कैलकुलेट करिए तो हमको टोटल एक्सपेंडिचर चाहिए। 10 × 10 100, 15 × 5 75। तो यहां पर देखो प्राइस क्या हो रहा है, प्राइस इंक्रीज, क्वांटिटी क्या हो रही है, क्वांटिटी डिक्रीज, ठीक है। प्राइस इंक्रीज और क्वांटिटी डिक्रीज, जब प्राइस इंक्रीज हो रहा है क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है तो दोनों ही केस में हम लोग ऐसे में क्या करेंगे, ये कौन सा रिलेशनशिप है, नेगेटिव। जब नेगेटिव रिलेशनशिप है तो पीछे से जाइए, एक बार अपन ने क्या करा था, इसको देखो, प्राइस इंक्रीज हो रहा है, क्वांटिटी डिक्रीज और टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीज हो रहा है। प्राइस इंक्रीज है, टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीज है, चेक करो इसमें हमने क्या लिखा था, व्हेन प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर हैज नेगेटिव रिलेशनशिप, नेगेटिव है ना, E > 1, तो ये आएगा E > 1, ठीक है। E > 1 आएगा किसके हिसाब से, टोटल एक्सपेंडिचर के हिसाब से, और E = -1, ये प्लस का 1 नहीं -1, क्योंकि ये माइनस आएगा तो ये किससे आ जाएगा हमारे पास, परसेंटेज मेथड से। नेक्स्ट है हमारे पास पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड। पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड क्या होता है, इट इज ऑल्सो नोन एज जियोमेट्रिक मेथड, तो इसको अपन जियोमेट्रिक मेथड भी कहते हैं। और दिस मेथड इज गिवन बाय प्रोफेसर मार्शल एंड फर्दर डेवलप्ड बाय प्रोफेसर बोल्डिंग। तो प्रोफेसर बोल्डिंग ने इसको फर्दर डेवलप करा था। इसमें क्या होता है, इन दिस मेथड वी मेजर द इलास्टिसिटी बाय ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ डिमांड कर्व, यानी कि एक पर्टिकुलर डिमांड कर्व पर हम डिफरेंट इलास्टिसिटी को जब मेजर करते हैं तो यहाँ पर होता है ED = लोअर पार्ट ऑफ डिमांड कर्व अपॉन अपर पार्ट ऑफ डिमांड कर्व। अब हम यहाँ पर डिमांड कर्व के एक लोअर पार्ट को और अपर पार्ट को देख लेते हैं। एक सेकेंड, हम लोग यहीं पर ही बना के दिखा देते हैं क्योंकि ये दिया नहीं है, ठीक है, बहुत आसान है। ये मेरा डिमांड कर्व, ठीक, ये पॉइंट A, ये पॉइंट B, ये सेंटर पॉइंट C, और ये पॉइंट D, और ये पॉइंट E, सिंपल, ठीक है। अब पॉइंट A पर हम कह रहे हैं लोअर पार्ट ऑफ डिमांड कर्व, तो पॉइंट A के लिए मेरा लोअर पार्ट क्या क्या रहेगा, AE अपॉन 0, अपर पार्ट तो है ही नहीं ना, तो 0, तो हम यहाँ पर लिखेंगे E = इन्फिनिटी, ठीक है। फिर B पार्ट के लिए ध्यान रखना, हम लोग क्या लिखेंगे, BE अपॉन AB। अब आप बेसिक से कॉमन सेंस लगाइए, BE बड़ा पार्ट है, अपॉन में छोटा पार्ट। जब डिनोमिनेटर बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है और न्यूमरेटर बहुत ज़्यादा बड़ा होता है तो उस केस में हम लोग E > 1 लिखते हैं, ठीक है। C पॉइंट पर हम लोग लिखते हैं CE अपॉन AC, CE अपॉन AC। जब अपन ऐसा करते हैं तो देखो इक्वल, यानी 5/5 1 ही आएगा, 10/10 1 ही आएगा, तो यानी कि इक्वल डिवाइड बाई इक्वल, यानी कि डिनोमिनेटर जितना है उतना ही न्यूमरेटर है, तो हमेशा आंसर हमेशा E = 1 आ जाएगा। D पॉइंट पर अगर अपन बात करें, D पॉइंट पर DE अपॉन AD। अब देखो यहाँ पर DE यानी कि हमारा न्यूमरेटर स्मॉल है और डिनोमिनेटर हमारा लार्ज है, तो हमेशा आंसर E < 1 ही आएगा। लास्ट पॉइंट E पॉइंट पर लोअर पार्ट 0 अपॉन AE, तो 0 में जब किसी का डिवाइड जाता है तो 0 ही आता है, तो है ना। तो यहाँ पर अपन को समझना पड़ेगा कि ये वाले पॉइंट पर इन्फिनिटी > 1, इक्वल टू 1, < 1 और यहाँ पर 0,
ठीक है, ये डिग्रीज के अंदर भी हमने यही चीज पढ़ी थी, तो आपको आई होप क्लियर हो चुका होगा। फिर अपन करते हैं आर्क इलास्टिसिटी मेथड। ये मेथड आज के लिए अपना लास्ट रहेगा, इसके बाद हम लोग जितने भी टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी रहेगी उसको अपन कल करेंगे, नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। वीडियो को आप बता सकते हैं गाइज आपको कैसा लग रहा है, कमेंट करके बता सकते हैं, आपको समझ भी आ रहा है कि नहीं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप अपना कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम लोग आपको डेफिनेटली बताएंगे। आर्क इलास्टिसिटी की बात करते हैं। आर्क इलास्टिसिटी, दिस इज द यूनिक एंड मॉडर्न मेथड विच इज गिवन बाय प्रोफेसर मार्शल एंड फर्दर डिस्कस बाय प्रोफेसर लर्नर। तो ये लर्नर ने करा था, इसको फर्दर डिस्कस आर्क इलास्टिसिटी। कुछ नहीं है, इन्होंने क्या करा, दो पर्टिकुलर पॉइंट के बीच की इलास्टिसिटी को मेजर करा। अब एक पर्टिकुलर डिमांड कर्व पर अगर बात करें तो पॉइंट इलास्टिसिटी, लेकिन एक ही डिमांड कर्व पर दो पॉइंट के बीच में अगर बात करेंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या है परसेंटेज मेथड का, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू होता था। यहां पर पी के साथ P1 भी आ जाएगा और क्यू के साथ Q1 भी आ जाएगा, तो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी। और एक चीज और याद रखना, ये जब बड़े चेंजेस होते हैं तब अपन इस मेथड को यूज करते हैं। जैसे एसी का प्राइस 50,000 है तो क्वांटिटी 100 बिक रही है। अब एसी का प्राइस अगर 40,000 है तो क्वांटिटी 140 बिक रही है। तो डेल्टा क्यू क्वांटिटी में स्लाइट चेंज है और प्राइस में बड़े चेंजेस है, तो 40 अपन प्राइस में 10,000 का चेंज इंटू पी और P1, यानी कि दोनों प्राइस को ऐड कर देंगे और दोनों क्वांटिटी को ऐड कर देंगे। तो जब इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो -1.5 आ जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर द डे गाइज। आई होप आपको समझ आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं। जो भी इकोनॉमिक्स में कुछ भी आपका डाउट है, आपको लगता है, तो आप हमारे तक जरूर पहुंचाएं। थैंक यू सो मच।